हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस के टॉपिक को और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग टेंस भी शुरू किए हैं दोस्तों और बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं और प्रेजेंट के सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे दोस्तों सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से दोस्तों आज एक ही वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और करेंगे भी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। इसके पहले जो टेंस हम लोग पढ़े हैं दोस्तों प्रेजेंट का सभी टेंसेस को, तो उसमें हम लोग बहुत से वीडियो देखे और बहुत डिटेल में पढ़े। लेकिन अब दोस्तों हम लोग उस जगह तक पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग इसे स्पीड से समझ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं दोस्तों तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो थैंक यू। और आइए दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अगर डेफिनेशन की बात करें या यह टेंस का स्ट्रक्चर कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसे पहले समझते हैं दोस्तों। और इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। बस आपको समझने की ज़रूरत है और उसको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो है जिससे हम लोग पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कोई एक्शन जो पहले कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो आज से लेके कभी भी कंप्लीट हुआ हो, वो माने नहीं रखता है। उसे बताने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इतना समझ गए कि कंप्लीट हुए एक्शन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं दोस्तों। क्लियर एक कंसेप्ट। अब आइए जो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात आती है कि क्या पास्ट के कंप्लीट हुए एक्शन को बताने के लिए और अदर टेंसेज का स्ट्रक्चर्स भी है। तो हाँ दोस्तों है। हम लोग कंप्लीट हुए एक्शन को बताने के लिए 3 टेंसेस का यूज करते हैं। पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और तीसरा दोस्तों जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये बात आती है कि तीनों में क्या डिफरेंस है और हम लोग कब किस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग अक्सर, अगर आप वीडियो देखे होंगे चाहे यूट्यूब पे या दोस्तों बुक में पढ़े होंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोस्तों उसको बहुत ही आसानी से हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और कब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों इसे थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें से
अगर उसे हम लोग अगर ये प्रेजेंट है, टाइम लाइन भी देखें दोस्तों, अगर रेफरेंस ये प्रेजेंट पॉइंट है तो इसके पहले जितना हम लोग बिता चुके हैं या जो भी दुनिया बनने से आज तक जो भी बीत चुका है वो हमारा पास्ट हुआ। लेकिन पहला पॉइंट कि पास्ट जस्ट पहले जो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसे दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट पास्ट। पहला पॉइंट इमीडिएट पास्ट, तुरंत कोई काम कंप्लीट हुआ हो और कंफर्म करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, कोई अगर पूछता है हैव यू टेकन टी, तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि कोई आपसे पूछ रहा है जो कि चाय लेने की बात कर रहे हैं, क्या आपने चाय पी ली है, तो वो तुरंत की बात करता है जिसे इमीडिएट पास्ट बोलते हैं। इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं दोस्तों, अगर यस बोलना हो तो यस आई हैव टेकन टी, इससे काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी को अगर आप बोलते हैं, दूसरा पॉइंट कि और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज किया जाता है, जब आप कंप्लीट हुए एक्शन को टाइम के साथ बताते हैं। क्लियर? तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करेंगे। जैसे पूछा, जैसे भी वो माने नहीं रखता। अगर आप बता रहे हैं आई हैव टेकन टी इन द मॉर्निंग, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप टाइम बताते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई टाइम नहीं बताते हैं और उसका इफेक्ट या असर प्रेजेंट में होता है। ठीक है? और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से उसको बताते हैं, उस कंप्लीटेड एक्शन को जिसका लेना देना प्रेजेंट से नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने इन द मॉर्निंग लिख दिए, बता दिए, तो आपका ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। तो कौन सा चलेगा? आई टुक, यानी कि मैंने पी लिया, आई टुक टी, उसके बाद इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से दोस्तों पहला पॉइंट कि इमीडिएट पास्ट में कोई एक्शन को कंप्लीट हुए एक्शन को कंफर्म करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और अगर कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए आप टाइम वर्ड का यूज करते हैं, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, दैट डे, या कुछ भी यूज करते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर नहीं टाइम देते हैं तो आप कोई भी आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं किसी भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर फोकस होता है कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसके कंप्लीशन पे जोर दिया जाता है। किस पे? कंप्लीशन पे, एक्शन के कंप्लीशन पे जोर दिया जाता है दोस्तों। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो वहां पर दोस्तों ये टाइम पे जोर दिया जाता है, इस पे फोकस कि कोई काम कब कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट क्लियर? टाइम वर्ड देंगे और वो अगर टाइम वर्ड आ गया, एडवर्ब आ गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है दोस्तों? और तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं कि
कभी भी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो और उसमें टाइम वर्ड आप नहीं यूज कर रहे हो और उसकी प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं, क्या ये काम आप कर चुके हैं, चाहे वो जब किया हो, टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और अगर दोस्तों टाइम की बात करता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्लियर? अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप इसके लिए बहुत परेशान नहीं हो कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और दोस्तों जहाँ तक बात है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो उसका एक ही पॉइंट याद रखें दोस्तों कि उसको पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को दिखाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ वही यूज किया जाता है जहां पर दो एक्शन की बात हो, और वो दो एक्शन कैसा, एक प्रेजेंट का रिफरेंस हो, एक दूसरा पास्ट का रिफरेंस हो और उसके भी पास्ट का रिफरेंस हो। इसीलिए इस टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट बोला जाता है, यानी कि दो स्टेटमेंट की बात जहां की जाएगी वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और इसे हम लोग दोस्तों टेंस में ही डिटेल से आगे देखेंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इस टेंस को हम लोग इसी वीडियो में समझ जाएंगे दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि पहले भी हम लोग करते आए हैं कि सबसे पहले टेंस में सब्जेक्ट आता है। टेंस में सब्जेक्ट का आना मस्ट है, जो डूअर भी होता है, डूअर नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्शन वर्ब है तो वो डूअर होगा, आप पहले जान चुके हैं। और दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी V2 दोस्तों। क्लियर? सबसे पहला जो जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, तो वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिए हैं दोस्तों। सब्जेक्ट आप जानते हैं कौन होता है, वर्ब V2, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब फॉर्म हम लोग इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी में वर्ब फॉर्म की किसी भी एक्शन वर्ब का 5 फॉर्म होता है पढ़े हैं, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों उसको नहीं ज़रूरत है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। बस आप ये जानें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा, अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इतना में ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? वो भी बता चुके हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक यहाँ पे कंसेप्ट याद रख ले कि यही एक टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, अदरवाइज कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। इसका नाम भी है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक? क्लियर? पहला कंसेप्ट। अब आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग पहले भी लेके चले हैं, आई रोट आ लेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा राइट का लिखना, राइट मीन्स लिखना का V2 है, और अ लेटर एक लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में कि ये लिखने का काम पहले कंप्लीट हो चुका है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये भी बताएगा, इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा कि यहाँ पर ये V2 ही लगेगा। क्लियर? आप कोई भी टाइम वर्ड दे सकते हैं जब आपने कंप्लीट किया। क्लियर? और यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, पहला तो ये V2 आएगा, फिक्स है। दूसरा दोस्तों ये कोई भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर
एक ही फॉर्म आएगा, वो V2। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ, समझ गए। अब आइए दोस्तों, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, यानी अगर यस है तो नो बनाते हैं, और टेंस में दोस्तों नोट लगा के जनरली बनाया जाता है। वैसे निगेटिव आप नोट, नो, नेवर, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, सेल्डम ये सब लगा के भी बनाते हैं, लेकिन टेंस में यह सबसे पहला पॉइंट होता है नोट लगा के निगेटिव बनाना। तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि नोट। अब हम लोग इसमें नोट लगाएंगे, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ लें दोस्तों कि नोट लगाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 12 टेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 10 टेंसेस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे सिंपल होने के बावजूद सबसे ट्विस्टेड इसे माना जाता है दोस्तों। और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों टेंस को हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जो कि आपको भी दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा मेन वर्ब V2 के रूप में आ जाता है, और दोस्तों एडवर्ब सब आए लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ नहीं आता है। तो वहाँ पर दोस्तों एक वर्ड का इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो वर्ड है जो कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख चुके हैं दोस्तों, डू फॉर्म। और इसका सभी आप जानते होंगे 5 होता है, तो सिंपली डू, डिड, डन, डूइंग, यहां लिखते हैं दोस्तों डूइंग और डज, ये 5 फॉर्म होता है। और यहां पर हमको सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत है जो कि डिड होता है दोस्तों। तो इसको हेल्पिंग वर्ब को के रूप में यूज़ किया जाता है नोट के हेल्प के लिए, और इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है अपना, लेकिन इसका यूज करना मस्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर पहले कर चुके हैं, डू और डज लगा चुके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड लगाएंगे, और इस पे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो आप क्या बोलेंगे? अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है नोट के हेल्प के लिए, और जिसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं होता है लेकिन आना मस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर V2 के जगह V1 यूज करेंगे और अदर वर्ड्स ITs रहेगा। क्लियर? तो इसको समझे कि सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, और जब नोट को लगाने के लिए हम लोगों ने डू फॉर्म के सेकंड फॉर्म को यूज किया डिड, तो ये डू का V2 है, आप जान गए हैं या जानते होंगे। इस तरह से दोस्तों उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है, अगर सेकंड फॉर्म एक जगह यूज कर लिए हैं तो यहाँ पर कभी भी V2 यूज नहीं करेंगे, हमेशा के लिए V1 आएगा। इस कंफ्यूजन को दूर कर ले और माइंड में सेट कर ले दोस्तों कि अगर डिड यूज हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर में या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, तो हमारा वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, V1 रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से ये हुआ। अब आइए इसको बना के देखते हैं। जैसे आई डिड नोट फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। बस एक अगला कंसेप्ट इसमें यह है दोस्तों कि डिड नॉट, आप कॉन्ट्रैक्शन
हिंदी में तो नहीं होता, इंग्लिश में आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, वो जनरली नोट के साथ यूज किया जाता है या हेल्प नोट और हेल्पिंग वर्ब के साथ, या दोस्तों प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पर नोट है तो नोट के साथ यूज करेंगे और ये डिड हेल्पिंग वर्ब एज यूज किया जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं डिड, और इस तरह से लिखने में तो इतना ही लिखना है, लेकिन बोलने में दोस्तों थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, और स्पोकन में या इनफॉर्मल में जनरली इसे यूज किया जाता है, अदरवाइज फॉर्मल में आपको यही चलेगा। क्लियर? अब आइए इसे कैसे हम लोग बोलेंगे। आई डिडंट राइट अ लेटर, इस तरह से डिडंट बोलेंगे या डिंट बोलेंगे। आई डिंट राइट अ लेटर। क्लियर दोस्तों? ये दो तरह से आप प्रोनाउंस या साउंड निकाल सकते हैं, लिखना एक ही तरह से और ये इनफॉर्मल है। तो ये निगेटिव समझ गए दोस्तों, पॉजिटिव समझ गए। अब आइए अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, चूंकि टेंस का स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और यही एक चैलेंज है। अगर ये आप सब समझ जाते हैं तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे और आप लिख लेंगे, बोल लेंगे, समझ लेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जिससे कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये क्लियर है? तो उसमें कैसे करेंगे? तो ये वेरी सिंपल है। अगर आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप यहां पर एक कंसेप्ट याद कर ले दोस्तों कि मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है उसे सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगा, जो भी हो। क्लियर? कि सब्जेक्ट से पहले उसमें यूज हुए हेल्पिंग वर्ब को रख लेंगे, सबसे पहले उसी से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। बस इतना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आप निगेटिव में देखें कि वहां पर डिड को इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, डू का सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास डिड है, इसी को हम लोग निगेटिव में भी यूज करेंगे और इसी को इंट्रोगेटिव में भी यूज करेंगे। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है सेंटेंस में। ठीक है? क्लियर? और दोस्तों अब लिख ले डिड आई राइट। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अ लेटर। और इसके बाद एक जो मेन चीज है, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों तो वहां पर दो चीज आपको देखना होगा। पहला कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया कि नहीं, और दूसरा हमारा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, फुल स्टॉप के जगह क्वेश्चन मार्क, ये इतना समझ लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से हम लोग समझेंगे कि वो किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो जैसे निगेटिव में दोस्तों सेकंड फॉर्म डिड लिया गया और मेन वर्ब को हमारा V1 रहा, उसी तरह से दोस्तों इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब हमारा V1 ही रहेगा। क्लियर? ये और इसका मतलब क्या हुआ? डिड यू राइट अ लेटर। अगर यू से किसी को पूछते हैं, यहाँ पे आई के जगह आप यू यूज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने एक लेटर लिखा या आपने एक लेटर लिखा था? हिंदी पहचान भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले आप स्ट्रक्चर समझ लें। तो इस तरह से आपको ये पूछा जा रहा है कि लेटर लिखने का
काम आपने किया कि नहीं, अगर आपको कहीं भी मिला हो ये टास्क, तो इस तरह से आप निगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएंगे किसका, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। अब इसी तरह से निगेटिव स्ट्रक्चर का भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब ज़्यादा स्ट्रेस देके, ज़्यादा एम्फेसाइज करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने लेटर नहीं लिखा, इस तरह से, तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वो सिंपल है दोस्तों, उसके लिए हमारा डिड रहेगा, और डिड यू नोट राइट अ लेटर। इस तरह से आप डिड को सब्जेक्ट के पहले, लेकिन नोट को हम वहीं पे रखेंगे। अगर इसका ये लिख लेते हैं दोस्तों कि आई डिड नोट राइट अ लेटर, ये निगेटिव है दोस्तों हमारा। तो उसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां पर दोस्तों इस डिड को निकाल लेंगे, जो कि पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में जिसका भी यूज किया गया हो, उसे हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों, और उसका जो भी नोट रहेगा उसे छोड़ देंगे, और हमारा ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आप ध्यान दें कि अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज किया गया हो तो वहां पर दोस्तों ये कंसेप्ट है, आप समझ लें कि वहां पर आप दोनों को साथ में निकालेंगे। डिडंट यू राइट अ लेटर, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज किया गया हो तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों को साथ में निकालेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन यही नहीं यूज किया गया हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे, और बाकी जो नोट रहेगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर। और ये दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव किसका हुआ, यस और नो क्वेश्चन का, जिसमें आप यस से जवाब दे सकते हैं या नो से जवाब दे सकते हैं। इसे टेंस में ही हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं, इसीलिए दोस्तों, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में भी किए हैं, इसीलिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को स्पीड से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए कि यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव होगा और निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ जो आता है उसका भी हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे दोस्तों। और उसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या था इंट्रोगेटिव हमारा, डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने एक पत्र लिखा। तो इसको अगर WH क्वेश्चन वर्ड के साथ आप यूज करेंगे तो आप वहां पर दोस्तों जो है बस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है यस नो वाला, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, डिड भी या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा, उसके पहले जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट हो उस तरह का आप हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। जैसे लिखेंगे व्हेन, और ये समझ लें कि उस टाइम में डिड दोस्तों स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड नहीं रहा, अब ये बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू राइट अ लेटर, बाकी चीज सेम हो जाएगा। तो व्हेन का मतलब कब, आप एक पत्र आपने कब लिखा। क्लियर। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब लिखा, अगर लिखना है कहाँ लिखा तो वेयर लगा दें। अगर आपको लिखना है आपने एक पत्र क्यों लिखा तो दोस्तों वाई लगा दें, वाई मीन्स क्यों। और आपने एक पत्र कैसे लिखा तो वहाँ पर हाउ लगा दें। इस तरह से दोस्तों आप
इंट्रोगेटिव बना सकते हैं WH क्वेश्चन वर्ड डाल के, जो कि यस नो का इंट्रोगेटिव है, वहाँ पर ही हम लोग दोस्तों उसके पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा दें। और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाए। WH क्वेश्चन का अलग कुछ नहीं है दोस्तों, ये वेरी सिंपल कि अगर आप इंट्रोगेटिव पहला कि अगर आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर समझ गए तो आप नोट लगाना समझ जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब निकाल दें तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो हमारा ये WH क्वेश्चन वर्ड वाला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर यस नो क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप सिर्फ यस या नो से जवाब दे देंगे। लेकिन दोस्तों जब WH क्वेश्चन वर्ड से आपको क्वेश्चन किया जाएगा तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना होगा, अपने बारे में या उस सिचुएशन के बारे में बताना होगा। यही है, इसीलिए इसे दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। क्लियर। अब आइए कि निगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सिंपली यहाँ पर दोस्तों हम लोग नोट को डाल देते थे। और ये कब यूज किया जाता है, जब ज़्यादा एम्फेसाइज देना हो तो निगेटिव से भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं या हम लोग को हमेशा सुनना पड़ता होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, व्हेन डिड यू नॉट राइट अ लेटर, तुमने कब लेटर नहीं लिखा, और वेयर डिड यू नॉट राइट अ लेटर, तुमने कहाँ लेटर नहीं लिखा। इस तरह से निगेटिव आप लगा दें। और जैसा कि इसमें देखें कि यहाँ पर अगर आपको नोट को भी लाना है तो आप दोस्तों डिडंट यूज़ करेंगे, दोनों को साथ में लाएंगे, अदरवाइज नोट को सब्जेक्ट के पहले छोड़ देंगे। इस तरह से दोस्तों अगर एक्शन वर्ब है तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर्स को देखा और आप, मेरे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ समझे होंगे। लेकिन इसके साथ अगर नो एक्शन स्ट्रक्चर भी है जिसे हम लोग देख लेंगे, बस उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों, 2 मिनट, और कहीं नहीं जाएं और इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि स्ट्रक्चर है ये एक्शन वर्ब है, और अगर नो एक्शन हो, कोई एक्शन नहीं होता हो, तो वहां पर भी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन आप भी करते होंगे, लेकिन अभी तक हो सकता है कि आप को किस टेंस में रखा जाए वो नहीं पता हो, और पता भी है तो ठीक है दोस्तों। जैसे सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा, उसके बाद दोस्तों वाज या वर आएगा, और इसके बाद दोस्तों या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। आप याद कीजिए दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं इज, एम, आर एज ए मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव आए चाहे नाउन आए, कभी कभी प्रोनाउन भी आता है, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी नाउन आए या प्रोनाउन आए या एडजेक्टिव आए, उसके पहले वाज वर्ब जो कि स्टेट बताता है कि पास्ट में कोई क्या था, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेटस बता सकते हैं, क्वालिटी बता सकते हैं, कंडीशन बता सकते हैं, और दोस्तों एग्जिस्टेंस बता सकते हैं। यानी अगर एक सेंटेंस में एक कहना हो तो ये भी हमारा पास्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसी सब्जेक्ट को फिर से री आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों, उसका क्वालिटी बता के, उसका स्टेटस बता के। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, अगर एक की बात करते हैं तो वहां पर ए या एन आएगा, और अगर यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों यू वर्ड,
यू वर, ये नहीं लेते हैं, यू वर अ टीचर, आप एक टीचर थे। पहले की बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये हमारा स्टेटस बता रहा है। और कर सकते हैं दोस्तों, ही इज सिक, बीमार है, या ही वॉज, या शी वॉज ब्यूटीफुल। तो इस तरह से नाउन हो, प्रोनाउन हो, या दोस्तों एडजेक्टिव हो, इससे अगर आप बताते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरह, तो इसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। अब आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब है, लेकिन दोस्तों इसमें ही नोट लगा दिया जाता है तो हमारा निगेटिव बन जाता है, और इंट्रोगेटिव इसी को निकाल दिया जाता है दोस्तों तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। इस तरह से आप इसका भी 6 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। क्लियर? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। क्या होता है? नो एक्शन स्ट्रक्चर। अब आइए दोस्तों इसका, और ये आप जानते होंगे किसके साथ वॉज यूज होता है, किसके साथ वर यूज होता है, ये पहले भी कर चुके हैं, आज भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, वन नेम हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसके साथ वाज हो, और अदर के साथ दोस्तों वर होता है। यानी वी, यू, दे, टू या मोर देन 2 नेम्स हो तो वहाँ पे वर यूज किया जाता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों इसका हिंदी पहचान। अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसे मिटा ही देते हैं। अगर हिंदी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और चाहते तो हिंदी सबसे पहले लिखते हिंदी पहचान क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। अब आपको हिंदी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और समझ जाएंगे। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान दोस्तों इसका आ हो सकता है, जैसे मैंने खाया, आ ए हो सकता है उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने खाए, जो हिंदी में आप बोलते हैं बड़े को रिस्पेक्ट के लिए, वे लोग खेले, वे लोग यहाँ से चले गए, तो इसके लिए ए आएगा दोस्तों। और अगर फीमेल के लिए बोलते हैं वे सो गई, वे खेली, तो वहाँ पर ई आएगा। समझ गए? और दोस्तों इसके बाद मैंने खाया था, वे लोग खाए थे, उसने खाई, तो यहाँ पर खाई थी। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि हिंदी वाक्य लास्ट में आ सकता है। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, या करता था, करती थी, करते थे, ये भी आ सकता है दोस्तों। लेकिन आप इसका कंसेप्ट याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को, जिसमें टाइम वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों इसका यूसेज देखें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है यूसेज। तो इसमें देखेंगे पहला, अब यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। अब यूज, आप जो प्रैक्टिकल यूज इसे करेंगे, आप करके भी देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो पहला यूज स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को कहानी सुनाते हैं या आप किसी से सुनते हैं तो वहाँ पर दोस्तों यानी पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे, और उसमें स्पेशली इस टेंस का बहुत यूज होता है। ठीक है? आप स्टोरी यानी कहानी सुनाने में, चूंकि कहानी जो पहले हो चुका उसे आप सुनाते हैं या सुनते हैं या लिखते हैं, तो आप इसमें यूज करें दोस्तों। आप ट्राई करके देखें। और इसका और छोटा सा टिप्स है दोस्तों कि दिन भर
ने आपने जो भी किया उसे आप नाइट में जब सोने जाए तो वहाँ पर भी एनालिसिस करें। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आप इस टेंस का यूज करेंगे कि मैंने ये किया, यहाँ गया, इससे मिला, मैंने ये पढ़ा, ये लिखा। तो इस तरह से आप इस टेंस का यूज करके आप अपने दिन भर का एनालिसिस नाइट में सोने के पहले करें। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा दोस्तों, और आगे आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टोरी टेलिंग। दूसरा दोस्तों, दूसरा हमारा है जो कि आप वो भी कर सकते हैं इसी के तरह कि नाइट में जैसे आप बोल के माइंड में प्रैक्टिस करके आप अपने दिन भर की बातों को याद करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कमी रहा, क्या ज़्यादा हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ताकि अगले दिन आप इसे इम्प्रूव कर सके। इसी तरह से दोस्तों आप डायरी राइटिंग करें दोस्तों, और वो भी इसी टेंस के स्ट्रक्चर से किया जाता है। और ये इक्विवेलेंट होता है कि आप नाइट में दिन भर की बातों को सोच के बोल के जो करना चाहते हैं उसे आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं। ऐसे आपका राइटिंग भी इम्प्रूव होगा, राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी एस्पेक्ट्स को, और उम्मीद है कि आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे भी बहुत कुछ सीखे होंगे और कंसेप्ट्स भी क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और अगर यह वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।